गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 8 में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बात कर रहे थे हिस्ट्री में। उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे थे कि प्लासी का बैटल कैसे हुआ था, उसके और किन लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, उसका एम क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ने याद दिला दूँ, प्लासी का जो बैटल था वो लगभग 23 जून, कितने जून 23 जून 1757 को ये बैटल लड़ा गया था। किसके बीच में स्टूडेंट? तो एक था नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था स्टूडेंट? सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है ना, यानी इन दोनों के बीच में क्या लड़ा गया था, ये युद्ध। ठीक है, आगे आते हैं स्टूडेंट। इसमें दिया है कि कैसे मतलब इस युद्ध के रिजल्ट निकले, उसके बारे में दिया है। तो ब्रिटिश इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रहता है ये। द बैटल वॉज वैक ड्यूरिंग द 7 years वॉर इन यूरोप। इसको कहा जाता है कि यूरोप में इसको 7 years वॉर्स के नाम से जाना जाता है। जो यूरोप है, ठीक है ना, जहाँ पे इंग्लैंड है, उसमें 7 years वॉर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि सिराजुद्दौला को जो आर्मी कमांडर था, ठीक है, उसको ब्रिटिशों के द्वारा हार झेलनी पड़ी। ठीक है ना, यानी ब्रिटिश कंपनी ने उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। लेकिन बावजूद सिराजुद्दौला की कुछ नीतियों की वजह से कुछ पार्ट जो थे ब्रिटिशों के कब्ज़े में होने से बच गया। लेकिन रिज़ल्ट तो ये हुआ कि बहुत सारे जो बंगाल का इलाका था, पूरा इलाका, उसमें से कहा जाए तो इतना लगभग पार्ट, ठीक है, वो किसके कब्ज़े में चला गया स्टूडेंट? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। थोड़ा ही जो पार्ट बचा था वो कहा जा सकता है कि किसके कब्ज़े में था, सिराजुद्दौला। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसका एक कमांडर था, ठीक है, गवर्नर जिसको कहते हैं, मीर कासिम, ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, चीट कर दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या हो गया, डिफीट हो गया। किससे? तो अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो ये इसके रिजल्ट है। लेकिन जैसे ही इस युद्ध का परिणाम हुआ तो उसके बाद पूरा बंगाल पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बंगाल के कुछ पार्ट पर ब्रिटिशों ने अपनी पॉलिसी और वेल्थ गेन की जितनी भी पॉलिसी थी उसको लेना शुरू कर दिया। यानी जितने भी पैसे आते थे, रुपए आते, तो इस पार्ट से वो लेना शुरू कर दिए थे। यानी धीरे धीरे कहा जा सकता है कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ रहा था। और इस युद्ध के बाद उसका कंट्रोल पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट बैटल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो था स्टूडेंट, वो 17 अक्टूबर में, ठीक है ना, 1764, किसमें स्टूडेंट? तो 1764 को लड़ा गया था। किसके बीच में स्टूडेंट? तो ये लड़ा गया था फॉर्मर बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ज़रा इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जो बैटल ऑफ बक्सर था वो 1764 को लड़ा गया था। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी, ठीक है, और एक तरफ थे स्टूडेंट, 3 लोग थे। एक मुग़ल बादशाह, ठीक है, और एक थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और एक तरफ थे बंगाल के नवाब जिनका नाम था मीर कासिम। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर किसके साथ युद्ध लड़ा था स्टूडेंट? तो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? तो 1764 को। इस बात को याद रखेंगे। आगे दिया स्टूडेंट कि सिजाउद्दौला, अभी बताया हमने, किसके बीच में? बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और सिजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम थे जो मुग़ल एम्परर थे। इनके बीच में बैटल ऑफ बक्सर की जो फाइट हुई थी वो अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी? तो द बैटल फॉट इन द बक्सर, जो आजकल वर्तमान में बिहार में पड़ता है। टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगेज रिवर, जो गंगा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ? तो इन दोनों के बीच में इसका रिज़ल्ट क्या हो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिया है कि इसके रिज़ल्ट ये हुए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस जितने भी तीनों का लोग मिले हुए थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और
शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम सेकेंड मुग़ल एम्परर, इन तीनों को क्या किया, उसने हरा दिया। और इस हराने के बाद कुछ जैसे ट्रीटी होता है ना, समझौता, उस ट्रीटी को दिया गया। तो कहा जा सकता है कि 1765 में, कितने ईयर्स में, 1765 में शाह आलम और शुजाउद्दौला, ठीक है ना, शाह आलम जो मुग़ल बादशाह थे, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन्होंने एक साइन किया यानी समझौता किया। क्या ट्रीटी किया? इलाहाबाद का इंग्लिश वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, याद रखेंगे। 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, शाह आलम और शुजाउद्दौला इन दोनों के साथ अंग्रेज़ों के एक गवर्नर थे यानी वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव, इनके साथ एक ट्रीटी हुआ। इस ट्रीटी को ही जाना जाता है किस नाम से? तो इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट, इसके क्या मतलब परिणाम थे, इसमें समझौते का क्या रिजल्ट था, इसके बारे में दिया है स्टूडेंट। यह है कि कंपनी को ये राइट मिल गया यानी अधिकार मिल गया, क्या कि वो कलेक्ट करेगी दीवानी, जिसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है ना, यानी राजस्व। तो रिवेन्यू कलेक्ट करेगी कहाँ कहाँ से? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, ये भी याद रखेंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। द नवाब ऑफ अवध पेड 30 लाख, और इसके बदले जो नवाब हैं अवध के, उनको 30 लाख रुपए क्या दिया जाएगा स्टूडेंट? तो पेंशन दिया जाएगा, ठीक है ना। आई बात में, यानी पहली चीज़ कि इस संधि में दो चीज़ें हुई कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल की जितनी भी रिवेन्यू कलेक्शन लेने थे यानी दीवानी, वो किसको मिलेंगे स्टूडेंट? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये किसके साथ ट्रीटी हुआ? तो इंग्लिश वायसराय लॉर्ड क्लाइव के साथ, ठीक है ना। और इस संधि में 30 लाख रुपए किसको पेंशन दिए जाएंगे? तो जो नवाब अवध थे यानी शुजाउद्दौला, उनको दिए जाएंगे। ये एक ट्रीटी था, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट, आगे दिया है कि हैज़ नवाबशिप यानी उनको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, किसको? शुजाउद्दौला को। आगे दिया है स्टूडेंट कि इलाहाबाद, उसके बाद ही ऑल्सो एग्रीड टू गिव द एरियाज इलाहाबाद एंड कड़ा, ठीक है ना, यानी कड़ा जो मुग़ल एम्परर थे उनको क्या दिया गया? तो इलाहाबाद और कड़ा में एम्परिंग करने के लिए, यानी इसका मतलब क्या कि वो अब वहाँ का शासन देखेंगे, किसको? तो शाह आलम सेकंड को, जो मुग़ल बादशाह थे। दो लोगों को कुछ मिले, क्या क्या मिले स्टूडेंट? तो एक को मिला जो अवध के नवाब थे, उनको क्या मिला? तो उनको मिला कि वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए क्या लेंगे? पेंशन लेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। और जो मुग़ल बादशाह थे उनको क्या मिला? तो इलाहाबाद और कड़ा मानिक क्षेत्र का, वहाँ पर पूरा इलाका उनको टोटली एम्परिंग करने के लिए दिया गया यानी शासन करने के लिए, आई बात समझ में। तो ये दो संधियाँ थी इलाहाबाद की, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट द एंग्लो मैसूर वार, इसको क्या देखते हैं, ज़रा देख लेते हैं इसमें। इस एंग्लो मैसूर वार में ये दिया गया कि एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज़ों, ठीक है ना, और मैसूर का मतलब मैसूर के शासकों द्वारा लड़ाइयाँ, ठीक है ना, यानी ब्रिटिश और मैसूर के शासकों में जो लड़ाइयाँ हुई उसी को हम एक वर्ड में बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। उसमें इस ईयर्स में कहा जा सकता है कि लगभग 3 बैटल्स हुए। कितने बैटल्स? 3 बैटल्स 18th सेंचुरी बिटवीन द किंगडम मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 18th सेंचुरी में 3 बैटल हुए, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में। इसकी को नाम दिया जाता है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना। उस समय शासन हुआ करते थे जो मैसूर के, वो होते थे कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है मैसूर टेरिटरी, ठीक है ना। तो हैदर अली, ठीक है, 1761 से लेकर 1782 तक, ठीक है। और उनके एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। वो उनका जो शासन था वो 1782 यानी पिता की मृत्यु के बाद 1799 तक ये शासन चला। और इन्हीं लोगों ने जो युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों के साथ, उसी को नाम दिया गया स्टूडेंट क्या? तो एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट कि क्यों कंट्रोल करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर, इसका रीज़न है कुछ दिया है इसमें। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है स्टूडेंट, ये वाला जो इलाका है ना, इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे दिया है स्टूडेंट, तो इस मालाबार कोस्ट पर वो कंट्रोल चाहते थे क्योंकि यहाँ से उनको प्रॉफिट था ट्रेड के लिए, जाहिर सी बात है, सी इलाका था,
जो कोस्टल एरिया है इसलिए। वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डेमन, जाहिर सी बात है पूरा इलाका मसाले की खेती के लिए क्या था, फेमस था। ठीक है, इस इलाके से वो लोग क्या करते थे, यूरोप में ट्रेडिंग करते थे, यानी यूरोप में क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। और ये इलाका उन लोग चाहते थे कि क्या हो जाए, पूरी तरह से कब्जे में हो जाए और हमें फ़ायदा मिले कि हम पीपर और कार्डेमम का क्या करें, शेलिंग करें अच्छे से। इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। अब क्या हुआ कि 1785 में टीपू सुल्तान ने इसको रोक दिया, क्या कि आप यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे, यानी ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं होगा, यानी कोई भी एक्सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ से अलाउड नहीं होगा। क्या क्या चीज़ों का स्टूडेंट, तो सैंडलवुड, पेपर, कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ किंगडम, यानी उसके किंगडम में जितने भी पार्ट आते हैं, पोर्ट आते हैं, ठीक है ना, उस पोर्ट से आप कहीं भी कोई भी एक्सपोर्ट यानी सप्लाई नहीं कर सकते कोई भी चीज़ का, जस्ट लाइक में सैंडलवुड, पीपर और कार्डेमम। ये था मैसूरों के साथ झगड़े का मेन। ठीक है ना, आगे दिया स्टूडेंट, दिस अलाउड लोकल मर्चेंट। अब उन्होंने क्या किया कि जो लोकल मर्चेंट है पहले वो खरीदेंगे, वहीं ट्रेड करेंगे, यानी जो घर के मर्चेंट है वही इस व्यापार को करेंगे, बाकी यहाँ से कोई एक्सपोर्टेशन का काम नहीं होगा। किसने कहा, तो टीपू सुल्तान ने 1785 में। आगे दिया स्टूडेंट, टीपू सुल्तान ऑल्सो एस्टेब्लाइज अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच। रीज़न क्या था कि टीपू सुल्तान का एक क्लोज रिलेशन था फ्रेंच के साथ, और फ्रेंच के साथ राइवलरी थी किसकी, अंग्रेज़ों की। तो जाहिर सी बात है जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे, गुस्से थे इनसे, किससे, तो टीपू सुल्तान से, क्योंकि फ्रेंच की राइवलरी थी किससे, तो अंग्रेज़ों से। एंड द मॉडर्न शिप हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और कहा जा सकता है कि टीपू सुल्तान ने जो आर्मी अपने स्टेबलाइज की थी वो किसकी मदद से की थी, तो फ्रांसीसियों की मदद से, यानी फ्रेंचों की मदद से। इसी वजह से कहा जा सकता है कि जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, कि उस समय सबसे ताकतवर जो शासन थे एक पार्टिकुलर एरिया में, वो कौन थे, तो टीपू सुल्तान। आगे दिया स्टूडेंट, द कंपनी सॉ हैदर टीपू एज द एम्बिशियस। कंपनी को जब पता चला कि हैदर और टीपू काफ़ी एम्बिशियस हैं, यानी वो अपने उद्देश्य के प्रति बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करते हैं, एरोगेंट हैं, डेंजरस हैं, किस लिए, ब्रिटिश को यहाँ रहने देने के लिए। यानी कहा जा सकता है कि ब्रिटिशों को उनसे खतरा नज़र आ रहा था, टू कंट्रोल द क्रस्ट। और कहा जा सकता है कि वो चाहते थे कि वो कंट्रोल हो जाए और क्रश कर दे 4 वॉर्स में, जिसी को बोला जाता है स्टूडेंट कि कब कब हुआ, तो 1769, 1784, 80 to 84, 19 to 92 और 1719 तक इतने सारे बैटल हुए इस अंग्रेज़ों और जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच। इन सारे चीज़ों में उनको बहुत ही कंट्रोल करने के लिए सारे छोटे छोटे पार्टिकल को लेना पड़ा, और इसी युद्ध में लास्ट में टीपू सुल्तान को उनकी एक कैपिटल थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, उस श्रीरंगपट्टनम के मैदान में इनको हार का सामना करना पड़ा और इनकी हत्या कर दी, किसके द्वारा स्टूडेंट, तो अंग्रेज़ों के द्वारा। और वहीं से पूरी तरह से कंट्रोल हो गया किस पर, तो पूरी तरह से जो मैसूर का इलाका था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हो गया, क्योंकि फ्रेंचों को हरा देना था। अब उस वहाँ से वो फ्रेंच को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे कल हम लोग देखेंगे इसमें क्या था। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।